गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। क्वाड्रेटिक में अभी तक हम लोगों ने जितने भी लेक्चर डिस्कस किए उसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक है उनको कवर कर लिया है। और एक हम लोग का लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो हम लोग कवर कर रहे हैं और वो हम लोग का था पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक भी है रेंज से जुड़ा हुआ, क्वाड्रेटिक रेंज। हालांकि बहुत ही छोटा टॉपिक है और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता एडवांस से पूछे गए, लेकिन हाँ उसको हम लोग डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो मेजर टॉपिक के रूप में देखा जाए तो हम लोग का जो टॉपिक है बच्चों वो यही था, पॉलिनोमियल इक्वेशन और ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। तो आज हम लोग इसमें कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको से यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बच्चों एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो आपको याद होगा। ये जो क्वेश्चन था बच्चों, इसमें मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया था ऑलमोस्ट, और मैंने यहाँ पर 3 इक्वेशंस बनाए थे जो आप कहा था सॉल्व करने के लिए। आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया बच्चों तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसको एक और तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी काफी अच्छा मेथड है। मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम चीजों को किस तरीके से सोच सकते हैं ये हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मतलब आप प्रॉब्लम को किस तरीके से अप्रोच करना चाहते हो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ एक ही मेथड ही वहां पर लगा सकते हैं। तो देखो, इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने एक क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया था। ठीक है, इस इक्वेशन में हम लोगों ने एक क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया था। वो क्यूबिक इक्वेशन था कुछ हम लोग का बच्चों एक्स क्यूब और -2x², कुछ इस टाइप का इक्वेशन हम लोग का फॉर्म हो रहा था बच्चों। एक्चुअली मैं वो कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, -14 = 0 और इसके रूट हम लोग आए थे 1 - अल्फा और बीटा -1। ठीक है, ये कुछ रूट आया था हम लोग का। तो अब हम लोग यहाँ पर नहीं, प्लस ही था यहाँ पर। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि इस क्यूबिक के जो रूट्स आए थे हम लोग को 1 - अल्फा और बीटा -1, मैं उसको आगे यहाँ पर प्रोसीड कर रहा हूँ। तो जब मैंने ये कहा कि भाई इस क्यूबिक के 2 रूट्स हैं, ठीक है, तो हम लोग कभी कभी ये भी तो सोचते हैं कि इस क्यूबिक के कितने रियल रूट हो सकते हैं, है कि नहीं। जैसे हम लोग का यहाँ पर अल्फा बीटा रियल है बच्चों। ठीक, तो जब मैंने आपसे कहा कि इस क्यूबिक के रूट्स हैं 1 - अल्फा और बीटा -1, तो आपके माइंड में एक ये भी आएगा जरूर कि सर यहाँ पर क्यूबिक की एक्चुअल में कितने रियल रूट्स हैं, ये भी तो हम सोच सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस क्यूबिक के नेचर ऑफ रूट्स की बात करूं कि कितने रूट्स हमें रियल मिलने वाले हैं, तो अगर मान लो ध्यान से मैं fx मान लेता हूं इसको, fx = x³ + 2x - 14, और अगर मैं f' निकालता हूं बच्चों तो ये हम लोग का 3x² + 2 आएगा, जो ग्रेटर देन 0, यानी कि हम लोग का क्या बन रहा है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है बच्चों, वो हमारे एक्स एक्सिस को कितनी बार क्रॉस करेगा, सिर्फ एटमोस्ट 1 पॉइंट भी क्रॉस कर सकता है। इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ रियल रूट है बच्चों वो कितने हैं, सिर्फ 1 है। और एक अगर रियल रूट है तो डेफिनेटली अगर 1 - अल्फा और बीटा -1 भी इसके रूट है, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों रियल है तो 1 - अल्फा और बीटा -1 को बराबर होना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। क्योंकि अल्फा और बीटा जब रियल नंबर है और जब मैं ये कह रहा हूं कि इस क्यूबिक के सिर्फ एक ही रियल रूट है, तो इन दोनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा, और यहां से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। तो अभी तक हम लोगों ने यहां पर ये देखा था कि देखो, सॉल्व तो हम लोगों ने कर लिया था, ठीक, और क्यूबिक भी बना लिया था, और उसके रूट 1 - अल्फा और बीटा -1 भी ले आए थे। बस लास्ट का एक प्रोसेस जो था बच्चों, वो हम लोग को ये करना है कि हम लोग को नेचर ऑफ क्यूबिक इक्वेशन देखना है कि उसके कितने रियल रूट है बच्चों। ठीक है, इसके रूट के नेचर देखने थे, कितने रियल और कितने इमेजिनरी रूट है। तो जब मैंने क्रॉस चेक किया कि इसके एक ही हम लोग को सिर्फ क्या मिल रहा है, रियल रूट मिल रहा है, तो अगर एक रियल रूट है और अल्फा बीटा रियल ही है, तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं ना कि भाई यहाँ पर ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा, ये दोनों वैल्यू बराबर होगी, और अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होगी तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग का 2 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है कभी कभी चीजों को एनालाइज करने के लिए, कि भाई हम दो वैल्यू जो ले रहे हैं, किसी इक्वेशन के 2 रूट्स मान रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों इक्वल है। और ये चीज डिसाइड तब होगी जब हम उसके नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। तो यानी कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था कि पहले आप वहां पर क्यूबिक का नेचर देख लो कि उसके कितने रियल रूट्स हैं, और फिर ये देखो कि 1 - अल्फा और बीटा -1 अगर बराबर है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आएगी। यानी मुझे यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी भी नहीं। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे, उसमें कभी जरूरत पड़ती भी नहीं है कि आप अल्फा की वैल्यू अलग से निकालो, बीटा की वैल्यू अलग से निकालो, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप अगर अच्छे क्वेश्चन देखें तो उसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट लग जाता है, जिसकी वजह से हमें अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्लास के जो प्रॉब्लम था उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आप लोग एक बार देख लेना, इसको अच्छे समझ जाओ कि ये चीज हम लोग को इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं कि जैसे कि हम लोग को बताना है फाइंड द रियल नंबर x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस वन। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग को मिलते हैं बच्चों जहां पर हम लोग को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपके माइंड में आएगा कि सर ये क्वाड्रेटिक में हम लोग क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो एक्चुअली क्या है कि आप इसको क्वाड्रेटिक की बात करो या फंक्शन की बात करो, हम लोग फंक्शन में भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस, हम लोग बात करते हैं अक्सर। तो इसीलिए मैं इसको यहां भी डिस्कस कर रहा हूं क्वाड्रेटिक में। तो जब मैं यहां पर इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2 की पावर x है, ये 3 की पावर x है, ये 4 की पावर x है, ये 6 की पावर x है और ये 9 की पावर x है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये जितने भी टर्म्स मैं लिख रहा हूं वो सारे के सारे टर्म 2 की पावर x और 3 की पावर x में लिखे जा सकते हैं। यानी कि अगर मैं ये मान लेता हूं कि लेट a इक्वल टू 2 की पावर x और b इक्वल टू 3 की पावर x मान लेता हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखो हम लोग का जो इक्वेशन है यहां पर इक्वल टू 1, ये क्या बन जाएगा a प्लस b, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा a इंटू बी और ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम लोग को यहां पर ये चीज देखना है कि ये चीजें तो हमारे पास आ गई भाई, ठीक है फाइनली। अब हम लोग यहां पर चीजों को थोड़ा सा और यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा फैक्टर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो a स्क्वायर और b स्क्वायर है इसको एक साथ में ले रहा हूं प्लस ए बी, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं बना सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकता हूं। तो ध्यान से देखो ये a प्लस बी प्लस ए बी, ये बच्चों जो हम लोग का बनेगा वो बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। हम लोग यहां पर एक ए बी ऐड कर रहे हैं और एक ए बी सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ए बी ऐड कर रहे हैं और एक ए बी सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा माइनस ए बी और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना a प्लस बी ए बी माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मैं 1 को इधर ले आ रहा हूं, इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या होगा कि इसको मैं करूंगा फैक्टराइज। तो ये फैक्टराइज जब होगा बच्चों तो ये आपका फैक्टराइज कुछ इस तरह से हो जाएगा a माइनस 1 1 माइनस बी, ठीक है। और ये हम लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा ये जो a माइनस 1 और 1 माइनस बी मैंने लिया है, ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस तरह से लिख सकता हूं a माइनस 1 b माइनस 1 माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो ये वाला टर्म आ जाता है कि नहीं आ जाता है, ठीक। तो अगर मैं इसको x मान लूं, इसको y अगर मान लूं तो माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो ये पूरा एक्सपेंड में कर दे रहा हूं, ठीक है, सारे टर्म को पॉजिटिव बना दिया हूं। तो एक्स वाई प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो अभी आपके पास जो आ रहा है वो एक्चुअल में क्वाड्रेटिक फॉर्म है, मतलब कह सकते हो कि एक्स और वाई का हम लोग को सेकंड डिग्री इक्वेशन मिल रहा है। तो इसलिए मैंने इसको यहां पर डिस्कस किया कि सेकंड डिग्री इक्वेशन था, इसलिए मैं इसको यहां पर डिस्कस कर रहा था। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे इक्वेशन जो है वो हम लोग पहले भी सॉल्व किए हैं। और आपको याद होगा इसको करने के लिए हम लोग क्या करना होता है कि हम यहां पर वाई स्क्वायर से या एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी करते हैं ना। तो अगर मैं इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और अगर मैं x बाई वाई को t मान लूं तो ये टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आपको क्लियर याद होगा कि इसके कोई भी रियल रूट नहीं होते,
है कि नहीं। टी का कोई भी रियल रूट नहीं, इसका मतलब टी क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। और टी अगर रियल नंबर नहीं है तो एक्स बाई वाई भी क्या हम लोग का होगा, रियल नंबर नहीं होगा। और अगर एक्स बाई वाई भी रियल नहीं है, इसका मतलब ए और बी भी हम लोग का कोई रियल नंबर नहीं हो सकता। इसका मतलब हम लोग क्लियर कह सकते हैं कि यहां पर अगर मैं यहां पर, ठीक है, बात करूं कि यहां पर एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी, तो मुझे यहां पर जो इक्वेशन सॉल्व करके मिल रहा है कि हाँ भाई मैं यहां पर एक्स की जगह पुट करूं, तो देखा कि मैं यहां पर ए जो भी चीजें हम लोग को यहां पर सॉल्व कर रहे हैं उसमें देखो एक्स बाई वाई जो है डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो अब x बाई वाई यानी कि x हमने माना था a माइनस वन अपॉन बी माइनस वन डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब आपको ये बस सोचना होगा कि यहां पर सर आखिर हम x क्या रखे, तो एक बार x की जगह हम जीरो पुट करके देखते हैं। तो x की जगह जीरो जब पुट करोगे तो x सिर्फ x इक्वल टू जीरो जो होगा वो ही इसका क्या हो सकता है, रियल सोल्यूशन बन सकता है। यानी कि अगर हम लोग यहां पर देखें तो जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया है बच्चों, जो पार्ट हमने सॉल्व किया इक्वेशन के, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहां पर इक्वेशन को फॉर्म करके सॉल्व करने की कोशिश की तो वहां से हमें कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिली। इसका मतलब ये चीज क्लियर हो गया कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। और हिट एंड ट्रायल से आप इस चीज को देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग का सोल्यूशन कितना मिलने वाला है। तो x इक्वल टू जीरो जो है वो बच्चों इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान से देखो, अगर x इक्वल टू जीरो पुट करो तो ये वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हम लोग का वन आ रहा है, वन इक्वल टू वन, यानी कि x इक्वल टू जीरो इसके सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग को यहाँ पर क्या है कि सॉल्व करना है, ठीक है, और सॉल्व करके चीजों को यहाँ पर क्या करना है कि मतलब एक्सप्लेन करना है कि हाँ ये चीज क्या पॉसिबल हो सकता है। तो एक तरीका जो मैंने आपको बताया कि वो चीज में हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व किया है, ठीक है, इससे हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो बस मेरे पास एक हीट एंड ट्रायल बच जाता है कि मैं हीट एंड ट्रायल करके देखो कि x इक्वल टू जीरो इसका सोल्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो x इक्वल टू जीरो इसका एक सोल्यूशन बन रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर x इक्वल टू जीरो ही सिर्फ सोल्यूशन मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आ रहे हैं बच्चों, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन से जुड़ा हुआ है। यानी कि हम लोग यहाँ पर एक्चुअल में अब क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक से जुड़ा कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अगर आप देखोगे जे एडवांस में 2-3 साल में क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक से जुड़े काफी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है, मतलब खासकर उसके नेचर ऑफ रूट्स यानी कि कितने रियल रूट्स हैं, कितने इमेजिनरी रूट्स हैं, इससे जुड़ा हुआ काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को लिया है। और इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और भी बताना चाहता हूं कि देखो जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं इसमें तो हम लोग अलग से फ्रेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर आपसे क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक में यही पूछा जाता है कि कितने रियल रूट्स होंगे, पहला ये क्वेश्चन होता है। दूसरा ये होगा कि कांस्टेंट की वैल्यू निकालो अगर इसके 2 या 3 या 4 रियल रूट्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों ना, तो हम लोग के माइंड में क्या रहता है कि जब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस चीज को तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझे कि कैसे क्यूबिक में ये काम करता है, कैसे बाई क्वाड्रेटिक। तो पहले तो मैं आपको एक क्यूबिक के लिए समझा रहा हूं, ठीक है, कि क्यूबिक में हम लोग चीजों को कैसे देखते हैं, ठीक। तो जैसे कोई भी अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन दिया जा रहा है, मान लो ax³ bx² cx प्लस टी इक्वल टू 0 दिया जा रहा है, मान लो, ठीक है। आपको एक चीज मैं आपको बता दूंगा और कि अक्सर होता क्या है कि जब भी क्यूबिक आपको एग्जाम में दिया जाता है उसमें ये वाला टर्म नहीं रहेगा। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो प्रॉब्लम देखोगे वो कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम आपको दिखेंगे जिसमें x² का कोई टर्म नहीं रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने रियल रूट्स। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि x प्लस के इक्वल टू 0 है तो k की क्या रेंज है जिसके लिए इसके सिर्फ एक रियल रूट होगा या तीनों रियल रूट होगा। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है पहले वो आपको मैं बताता हूं, ठीक। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको जो भी क्यूबिक दिया जा रहा है, ठीक, जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो क्यूबिक होता है वो बच्चों इसी टाइप के फॉर्म होगा, या मैं इसी फॉर्म का ही लेके मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूं। तो मान लो कि हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन है bx प्लस c है, ठीक। हम लोगों ने एक क्यूबिक लिया हुआ है, आपको इसी टाइप के क्यूबिक दिखेंगे भी। सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इस क्यूबिक में जैसे नंबर ऑफ रियल रूट डिसाइड करना है कि कितने रियल रूट्स हैं।
तो सबसे पहले आप इसका निकालोगे डेरिवेटिव, यानी कि एफ डैश एक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3a x² प्लस, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अगर इस डेरिवेटिव के दो रियल रूट्स हैं, जिसका मतलब दो क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो अब आपको करना क्या है, इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। मान लो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, x1 और x2 आ रहे हैं, सपोज ये रियल है, मे बी नॉट, मे बी यस, हो भी सकता है और नहीं भी। मान लो कि इसके दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, x1 और x2, कहीं भी हो सकता है। जैसे देखो मैंने पहले ही कहा, इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, तो इसके लिए मेरे कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहां पर नेगेटिव होगा तभी दो रियल होंगे। अगर ए और बी पॉजिटिव हो जाएगा तब तो इसके एक भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं होंगे, है ना, ये बात तो हम लोग को क्लियर है। तो इसलिए एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। अब इस क्रिटिकल पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर जैसे आपको ए का कोफिशिएंट पॉजिटिव दे रहा है सपोज, तो हम लोग का जो ग्राफ ड्रॉ होगा बच्चों, वो ग्राफ कुछ इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों वो इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग को यहां पर ये दिखेगा कि कितने इसके रियल रूट्स होंगे। तो ध्यान से देखना, एक्चुअल में हम लोग का जो रियल रूट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो आपको मैं बता दूं, ग्राफ तो हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। ग्राफ हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ग्राफ हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी क्रिटिकल पॉइंट x1 है, इसका भी क्रिटिकल पॉइंट x2 है। क्लियर दिख रहा होगा, यहां पर दो क्रिटिकल पॉइंट x1 x2 है। तो ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है इसमें ए हम लोग का क्या है, ग्रेटर देन 0। पहले ये बात को समझ जाओ कि कैसे हम लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ किया है। ए अगर हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो ग्राफ हम लोग का पॉसिबल ऐसा मिल सकता है, ये भी ग्राफ मिल सकता है और ये भी। किसी भी क्यूबिक के एक रियल रूट तो होते ही हमें पता ही है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 होगा। तो ये दोनों ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मुझे एक बात ये बताओ, आखिर वो कंडीशन क्या होगी जिससे मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊं कि भाई यहां पर हम लोग के 3 रियल रूट या एक रियल रूट। पहले इस बात को समझो अच्छे से। जब मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो कि जब मैं यहां पर 3 रियल रूट्स की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, तो ये हम लोग का क्रिटिकल पॉइंट है और ये क्रिटिकल पॉइंट है। तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट पर, ठीक है, जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो अपोजिट आ रही है। जैसे ये पॉजिटिव है अबव द एक्स एक्सिस है, ये क्या है, नेगेटिव है बिलो द एक्स एक्सिस। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है हम लोग को, अपोजिट साइन मिल रहा है, ठीक। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 लेस देन 0 है, जहां पर x1 x2 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, देन fx has 3 real roots। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या चीज हम लोगों ने किया बच्चों? हम लोगों ने किया कि भाई हम लोग को x1 और x2 पे fx की वैल्यू निकालनी है। इनका प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली इसके 3 रियल रूट्स होंगे, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया, ठीक। दूसरा, अगर हम लोग यहां पर बात करें, यहां पर आपको क्या लग रहा है कि दोनों क्रिटिकल पॉइंट बिलो द क्या है, हम लोग का एक्स एक्सिस है, यानी यहां भी नेगेटिव है और यहां भी क्या है, नेगेटिव है। तो यानी कि अगर हम लोग का दोनों क्रिटिकल पॉइंट सेम साइन का है, यानी कि fx1 इंटू fx2 हम लोग का ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि fx के देन fx हैज 1 रियल रूट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को ये बात को समझना है कि कैसे आखिर डिसाइड होता है कि किसी क्यूबिक में कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। तो ये एक्चुअल में उसके क्रिटिकल पॉइंट से डिसाइड होता है बच्चों, कि जो क्रिटिकल पॉइंट होती है अगर वो दोनों हम लोग का एक्स एक्सिस के अपोजिट है तो डेफिनेटली हम लोग को यहां पर जो है 3 रियल रूट्स मिलते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि बच्चों यहां पर हम लोग का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो दोनों एक्स एक्सिस के सेम साइड है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों यहां पर जो हम लोग का क्रिटिकल पॉइंट है वो चूंकि सेम साइड है इसलिए सिर्फ इसके एक रियल रूट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वो यही है कि क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स को आइडेंटिफाई करना, हम लोग यहां पर यही देखते हैं। अब क्वेश्चन को हम लोग कैसे थोड़ा सा
फ्रेम कर देते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई ये बताओ कि के की क्या वैल्यू रखोगे जिसके लिए यहां पर मुझे एक रियल रूट या 3 रियल रूट। तो जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे के की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए सिर्फ एक रियल रूट हो, तो यानी कि मुझे एक बात ये भी क्लियर हो गया कि मुझे दोनों क्रिटिकल पॉइंट क्या चाहिए, बिलो द एक्स एक्सिस चाहिए। ठीक, तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट बिलो द एक्स एक्सिस चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर इस ग्राफ को, ठीक है, इस ग्राफ की बात करूं, अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो शिफ्ट करके मैं कहां तक ले जा सकता हूं। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालने के लिए दोनों क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कि जिस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, जैसे यहां पर देखो ये हाइट है और इसकी ये हाइट है, जो जिसकी हाइट कम रहेगी, जैसे इसकी हाइट कम है तो हम इतना ही ऊपर और शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस अमाउंट से, जैसे मान लो ये हाइट है, ठीक, ये h1 है और ये हम लोग का h2 हाइट है, तो अगर मैं इस पूरे ग्राफ को h1 हाइट से शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो ग्राफ हम लोग का यहां तक पहुंच सकता है। ठीक, लेकिन जैसे ही वो h1 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग का 3 रियल रूट्स हो जाएंगे। यानी कि हम यहां कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट जितना हम लोग का मिल रहा है बच्चों, मतलब उसकी जितनी हाइट है, लोएस्ट हाइट, वो हम लोग का वहां तक के जा सकता है। लेकिन जैसे ही हम h1 से ज्यादा शिफ्ट करेंगे, यानी कि इस ग्राफ को h1 से ज्यादा की ओर शिफ्ट करेंगे, हमें 3 क्रिटिकल। दूसरा ये हो सकता है कि अगर मैं इस ग्राफ को शिफ्ट कर दूं h2 तक, मतलब ये ग्राफ मेरा h2 तक शिफ्ट हो जाए, जैसे ये हम लोग का ऐसे ग्राफ कुछ बन जाएगा। ठीक है, मान लो ये हम लोग का ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक, इस तरह से ग्राफ बन रहा है। अब ये ग्राफ जो हम लोग का बन रहा है, इसको मैं थोड़ा और शिफ्ट कर दूंगा तो ऊपर चला जाएगा। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब ये चीज है कि तब भी मुझे क्या मिलेगा, एक हम लोग को रियल रूट मिलेगा। यानी कि ये जो मैं ग्राफ आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस ग्राफ में भी हमें एक ही रियल रूट मिल रहा है। तो मैं दो पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं ये यानी कि जब मैंने h1 हाइट तक शिफ्ट किया, यानी h1 नहीं कर रहा हूं, h1 से जस्ट कम कर रहा हूं। दूसरा ग्राफ हम लोग का जो मिल सकता है जिसमें हम लोग को एक रियल रूट होगा, वो ये होगा। ये ध्यान से देखना, यानी कि यहां पर जो मैंने शिफ्टिंग की है वो क्या की है, h2 से ज्यादा की है। यानी कि k की वैल्यू अगर h2 से ज्यादा हो या h1 से कम हो, ठीक है, h2 से ज्यादा हो और h1 से कम हो, तभी जाकर हम लोग का जो है एक रियल रूट मिलेगा। लेकिन अगर उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम लोग को यहां पर 3 रियल रूट मिलेंगे। यानी कि आपको यहां पर ये कंडीशन याद रखना है कि हम ग्राफ को कितना शिफ्ट करें जिससे हम लोग को एक या 3 रियल रूट मिले। क्योंकि देखो के जो होता है बच्चों क्या रिप्रेजेंट करता है, के एक्चुअल में हमें रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ फंक्शन। तो हम कितना वर्टिकल शिफ्टिंग कर सकते हैं, ये समझो कि कितना वर्टिकल शिफ्टिंग कर सकते हैं जिससे हम लोग का यहां पर जो है एक या 3 रियल रूट मिलता है। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम लोग का जो क्यूबिक में कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो कॉन्सेप्ट यही है। इस बात को आप अच्छे से समझ जाओ, कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिकली यही यूज करते हैं। ठीक, तो क्यूबिक में ये चीज हो गया। दूसरा, अगर हम बाई क्वाड्रेटिक की बात करें बच्चों, तो बाई क्वाड्रेटिक में भी क्रिटिकल पॉइंट ही उसके नंबर ऑफ रियल रूट को डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई भी बाई क्वाड्रेटिक ले रहा हूं, ठीक है, सपोज दिस वन ले रहा हूं, मान लो मैं ये बाई क्वाड्रेटिक लेता हूं और आपको डिसाइड करना है कि इसके कितने रियल रूट्स हैं। ठीक, मान लो मैं ए को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा सपोज। अब जैसे मान लो किसी बाई क्वाड्रेटिक के डिसाइड करने के कितने रियल रूट्स हैं, तो वहां भी हम लोग का बच्चों क्रिटिकल पॉइंट का ही रोल आता है। ठीक है, यहां पर 3 हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, 3 क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम लोग को बस ये डिसाइड करना होता है कि जो ऑल्टरनेटिव क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। ठीक है, अगर x1 पे हम लोग का ये पॉजिटिव आ रहा है, x2 पे नेगेटिव आ रहा है और x3 पे पॉजिटिव आ रहा है, तब हम लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स मिलेंगे, यानी कि हम लोग को टोटल 4 रियल रूट्स मिलेंगे। लेकिन अब इसी में जैसे ये चीज हो जाए, जैसे ग्राफ मैं कुछ इस तरह से शिफ्ट कर दूं, ध्यान से देखना,
मैंने ग्राफ ये शिफ्ट कर दिया। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट की पोजीशन की बात करूंगा तो ध्यान से देखना, x1 पे पॉजिटिव, x2 पे भी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, और x3 पे भी नेगेटिव आ रहा है। तो यहां पर मुझे कितने रियल रूट्स मिले, ध्यान से देखोगे तो मुझे यहां पर सिर्फ 2 रियल रूट्स मिल रहा है, बाकी हम लोग को इमेजिनरी। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट पर अगर फंक्शन का या कर्व का साइन, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली चेंज होता दिख जाए, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट मिले, जैसे 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले, और सिक्वेंसली अगर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि x1 x2 x3 पर साइन ऑल्टरनेटिवली चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स मिलती है। इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि अगर हम लोग का साइन नहीं चेंज हो रहा है क्रिटिकल पॉइंट पर, जैसे यहां भी नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि भाई यहां पर हम लोग को मैक्सिमम रियल रूट नहीं मिल सकते। ठीक, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है बाई क्वाड्रेटिक में। तो बाई क्वाड्रेटिक में भी बच्चों हम लोग का जो मेन है वो डिपेंड करता है कि क्रिटिकल पॉइंट की पोजीशन क्या होती है, हम उसी के अकॉर्डिंग यहां पर डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो अब मैं यहां पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जिससे आपको चीजों को और क्लियर हो जाएगा समझने में। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं क्यूबिक के। ठीक, ध्यान से देखो, हमारे पास एक क्यूबिक है, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज 3 रियल रूट्स x1 x2 और x3, जिसमें दिया हुआ है कि हम लोग का x1 x2 x3 कुछ इस ऑर्डर में लेना है, यानी कि जो 3 रियल रूट्स हैं उसको हम लोग को x1 x2 x3 इस ऑर्डर में लेना है। तो हम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी है, जहां पर ये हम लोग का फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x1, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x2, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x3 को रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे मुझे ये आया कि भाई सम ऑफ रूट नहीं पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखना, ये सम ऑफ रूट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, रूट के फ्रैक्शनल पार्ट का सम पूछ रहा है ना। तो अगर मान लो तुमसे ये चीज पूछी गई कभी, ठीक है, अगर मान लो कभी ये चीज पूछी गई, तो मैं इसको इस तरह से भी तो समझ सकता हूं। ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x3, ये हो जाएगा। अब तीनों रूट का सम यहां पर क्या है भाई, क्लियर बताओ, 0 है ना, क्योंकि सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मुझे एक्चुअल में क्या पता करना है, GIF पता करना है, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता करना है तीनों रूट का और उसका सम करना है। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि तीनों, तो मैं क्या करूंगा कि पहले लोकेशन ऑफ रूट देखूंगा कि हाँ हम लोग का जो रूट है वो कहां से कहां तक हो सकता है, और मैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगा कि हाँ भाई हम लोग का यहां पर जो है ये चीजें, ठीक, इसका सम क्या मिल सकता है। ठीक, तो अब हम लोग यहां पर सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि मैं एक फंक्शन जो ले रहा हूं, जैसे मान लेते हैं, मान लो कि हमारे पास fx है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, मैं इसको एक फंक्शन मान ले रहा हूं। फिर जैसे मैंने आपसे कहा था कि कभी भी क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक में लोकेशन ऑफ रूट अगर डिसाइड करते हो तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसका डेरिवेटिव निकालो, क्रिटिकल पॉइंट की पोजीशन। ठीक है, तो मैंने अगर यहां पर क्रिटिकल पॉइंट का पोजीशन निकालता हूं f बस x, तो ये आएगा हम लोग का 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, यानी कि हम लोग एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है, जहां पर क्रिटिकल पॉइंट का जो पोजीशन होगा वो -1 और 1 होगा। ठीक, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि बहुत हद तक हम अप्रोक्सीमेट ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ ये बात अलग है कि हाँ रूट कहां पर होगा अभी नहीं पता, लेकिन हाँ एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो हम लोग का ग्राफ थर्ड कोऑर्डिनेट से स्टार्ट होगा, -1 पे इसका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक, तो अगर हम x इक्वल टू -1 यहां पुट करेंगे तो मैं एक रफ में निकाल दे रहा हूं, f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 प्लस 3 प्लस 1 आएगा 3, यानी कि यहां पर आएगा। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 1 -1 आएगा। यानी कि जो ग्राफ होगा बच्चों वो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो अब मुझे ये बताओ कि हम लोग को यहां पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम लोग का एक जो रूट है बच्चों वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है, यानी कि ये वाला जो रूट है वो डेफिनेटली x2 होगा, क्योंकि मिडिल रूट x2 होगा, ये रूट हम लोग का क्या होगा x3 होगा, ये रूट क्या होगा हम लोग का x1 होगा। तो अब ये बताओ कि मिडिल रूट जो है वो x2 वो 0 से 1 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 0, तो यानी ये वैल्यू क्या आ गई 0।
यानी कि जी आई ऑफ एफ जो हम लोग देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ, अगर हम बात करें एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x2 की, तो ये हम लोग का 0 हो जाएगा। अब हम लोग x1 और x3 की बात करते हैं कि x1 और x3 का लोकेशन क्या होगा। तो हम लोग क्लियर देख रहे हैं कि हम लोग का एक रूट जो है x1 वो -1 से छोटा होगा, लेकिन -1 से छोटा होगा तो कहां तक होगा, इसके लिए मैंने ये क्या कर रहा हूं, लोकेशन ऑफ रूट में -1 पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3, ठीक है ना, यही वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। अब मैं ये देखता हूं कि ये नेगेटिव कहां पर होगा। अगर मैं -2 पुट करता हूं, ठीक है, सपोज f ऑफ -2 निकालता हूं रफ में जस्ट, क्योंकि मुझे ये आइडिया लगाना है कि कौन से दो इंटीजर के बीच में हम लोग का x1 लाइज कर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल करना है और इससे आपको पता करना है कि हाँ हम लोग का एक रूट जो होगा बच्चों वो हम लोग का इस इंटरवल्स में लाइज कर रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि जस्ट एक चेक करना है कि हम लोग का जो x1 रूट है वो कौन से दो इंटीजर के बीच में है। तो -1 तो पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा मैं यहां पर f ऑफ -2 निकालता हूं, ठीक है। f ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी ये मैं देख लेता हूं। तो -8 आ रहा है +6 +1, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि हम लोग का जो -2 पे वैल्यू मिल रही है वो नेगेटिव मिल रही है, -1 पे पॉजिटिव मिल रही है। तो यानी कि हम लोग का जो x1 होगा बच्चों वो -2 से -1 के बीच में ही आ रहा है। और अगर मान लो -1 से -2 से -1 के बीच में आ रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1 कितना हो जाएगा -2, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई -2, ठीक। अब उसी तरीके से x3 का हम देख रहे हैं, तो 1 पे जो वैल्यू आ रही थी, ठीक है, हम लोग का -1 आ रहा है। f ऑफ 2 निकालते हैं जरा, देखते हैं कितना आ रहा है। तो f ऑफ 2 हम लोग का आ रहा है 8 -6 +1 आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि 2 पे हम लोग को पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब x3 जो है बच्चों वो हम लोग का 1 से 2 के बीच में आ रहा है। और अगर ये आ रहा है तो x3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 1 होगा, यानी x3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। अब इस पूरे को सम करोगे तो ये पूरा वैल्यू 1 आ जाएगा। तो देखा कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन था बच्चों ये, और एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने इस चीज को सॉल्व किया कि पहले तो ये आप डिसाइड करना कि लोकेशन क्या है रूट्स की। इसलिए मैंने इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाले। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद मैंने ये देखा कि हम लोग का जो क्रिटिकल पॉइंट है -1 एक जगह -1 पे 3 आ रहा है। तो मुझे क्या करना था, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। पहली बात ध्यान रखना, मुझे x1 x2 x3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। मुझे बस सिर्फ ये डिसाइड करना है कि वहां पर जो है x1 x2 x3 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाइज कर रहा है, बस इतना मुझे डिसाइड करना था। तो मैंने यहां पर देखा कि भाई हम लोग का x1 -2 से -1 में आ रहा है, x2 0 से 1 के बीच में आ रहा है, और x3 1 से 2 आ रहा है। बस इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया और चीजों को सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लिया। तो आप देख सकते हो बच्चों कि किस तरीके से हम लोगों ने क्यूबिक को सॉल्व किया। इसी तरीके से ध्यान रखना आपको आगे भी क्यूबिक को सॉल्व करना, ठीक है। तो क्यूबिक जो मैंने डिस्कस किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने कर लिया। अब हम लोग यहां पर कुछ और भी क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं आपसे यहां डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग यहां पर ट्रांसफॉर्म्ड और पॉलिनोमियल इक्वेशन दोनों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का है। तो अब हम लोग को यहां पर एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की तरह दिया गया है, हम लोग इसको सॉल्व करना है और बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एक्स, यानी कि कितने एक्स के सॉल्यूशंस होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इस चीज को हम लोग को चेक करना है। तो भाई हम लोग को 5 की पावर 2x 5 की पावर x 5 की पावर 2x 5 की पावर 2x दिख रहा है। तो सॉरी यहां पर 5 की पावर x होना चाहिए, ठीक है। एक यहां पर करेक्शन में कर दे रहा हूं, यहां पर 5 की पावर x होगा, ठीक। तो यहां पर मेरे पास जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सर ये तो 5 की पावर x का इक्वेशन, बहुत ही सही, एकदम 5 की पावर x का इक्वेशन है। आपको बस करना क्या है, मान लेना है लेट y इक्वल टू 5 की पावर x। उसके बाद देखो ये y स्क्वायर माइनस 26y प्लस y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 26 इक्वल टू -24, ठीक। फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये टर्म तो बार बार रिपीट हो रहा है, भाई क्यों ना हम इसको t मान ले। बिल्कुल सही, इसको t मान लो।
तो t प्लस रूट अंडर t प्लस 26 इक्वल टू -20। अब आपको बस करना क्या है, आपको इसको स्क्वायरिंग करके सिंप्लीफाई करना होता है। तो हम लोग यहाँ पर इस टर्म को इधर ले जाते हैं, इस टर्म को इधर ले जाते हैं, तो t प्लस 24 इक्वल टू माइनस अंडर रूट t प्लस 26। वो साइड स्क्वायरिंग करते हैं हम लोग, और स्क्वायरिंग करेंगे तो t स्क्वायर प्लस 576 प्लस 48t इक्वल टू t प्लस 26 t स्क्वायर प्लस 47t प्लस 550 इक्वल टू 0। यहां से भी t की वैल्यू आएगी। ठीक, अच्छा एक बात को ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी t की वैल्यू ले रहे हैं, हम लोग जो भी t लेंगे उसके लिए ये पॉजिटिव आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। t की तुम जो भी वैल्यू लोगे उसके लिए हम लोगों ने यहां पर ये जो वैल्यू लिया है इसको पॉजिटिव बनना ही चाहिए। तो t की वैल्यू अगर हम लोग यहां पर निकालते हैं तो ये -47 प्लस माइनस 47 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 47 इंटू 550 है अपॉन 2। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आ जाएगा +-3/2, यानी कि एक वैल्यू होगी -25 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी यहां पर -22। ठीक है, दो वैल्यू आएगी -25 और -22। अब आपको क्या करना है कि t आपने क्या माना है भाई, इस बात को ध्यान रखना है। नाउ t हम लोगों का जो भी आया है तो y स्क्वायर -26y प्लस 26 जो है वो हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम लोगों ने इस पूरे को t माना था, तो ध्यान से देखो हम लोग का अगर हम लोग -25 रखते हैं तो भी ग्रेटर देन 0 है ना, और -22 रखते हैं तो भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि t की जो भी वैल्यू आ रही है उसके लिए ये हम लोग का अंदर वाला क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है। ठीक, और अगर हम लोग ये देख रहे हैं तो यहां से हम लोग का x भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को यहां पर x निकालना है तो y स्क्वायर -26y इक्वल टू -25 लेंगे, और एक बार y स्क्वायर -26y इक्वल टू -22 लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर -26y प्लस 25 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 1 और 25 आएगी। दूसरी जगह की y की वैल्यू अगर हम निकाले -26y प्लस 22 इक्वल टू 0, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो y हम लोग को क्या माने थे बच्चों, y 5 की पावर x है, तो 5 की पावर x हम लोग का 1 और 25 होगा, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी और 2 आएगी यहां से। दूसरा आप यहां से y निकालोगे, ठीक है, तो यहां से y 26 प्लस माइनस अंडर रूट 26 स्क्वायर माइनस 88 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहां से आप 676 माइनस 88 अपॉन 2, तो हम लोग को यहां पर 588, ठीक है, तो ये भी 5 की पावर x के बराबर है, तो यहां से भी आपको x की दो वैल्यू आएगी, यहां से भी x की दो वैल्यू आएगी। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये बात ध्यान रखना है। तो x की जितनी भी वैल्यू आप निकालते हो एक बार इसको क्रॉस चेक जरूर करना, क्योंकि हो सकता है कि हम लोग का कुछ वैल्यू सेटिस्फाई ना करे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि हम लोग जो भी काम करते हैं बच्चों वो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। तो इक्वेशन को जब भी आप मॉडिफाई करते हो तो आपको इस बात को ध्यान रखना होता है कि मॉडिफाई करते वक्त सॉल्यूशन भी चेंज हो जाते हैं। तो आप x की जो भी वैल्यू निकालते हैं उसको क्रॉस चेक जरूर कर लो। तो अगर हम लोग x को क्रॉस चेक करते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या वो हम लोग का सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 0, देखो ध्यान से, x इक्वल टू 0, 2, और जो वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं वो
तो वो सारी वैल्यू में से कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, वही इसका प्रॉपर आंसर है। मतलब ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपको बच्चों यहां पर सबसे पहला काम ये करना है कि आप जो भी सोल्यूशन मॉडिफाई करने के बाद निकालते हो क्रॉस चेक करना मत भूलना, क्योंकि क्रॉस चेक करना भूल जाओगे तो आपको डेफिनेटली गलत सोल्यूशन मिलेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर दो सोल्यूशन तो निकाल ही लिया था, 0 2, एक यहाँ भी आया, तो आपको बस क्रॉस चेक करना है कि यहाँ पर कौन कौन से सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई करते हुए दिख रहे हैं। जो सेटिस्फाई करता दिखेगा वही हम लोग को इसका प्रॉपर आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना कि कौन कौन से इसको सेटिस्फाई कर रहा है और हम लोग का एक्स का कितना वैल्यू इसको मिलना चाहिए जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने लिया है पॉलिनोमियल इक्वेशंस के, ठीक है, जिसमें दिया गया है कि x1, x2 और xn-1 ये सब इसके जीरोस हैं इसके। ठीक है, ध्यान से देखना x1 से लेकर xn-1 तक इसके सॉल्यूशन है, जीरोस है। तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन जो है बच्चों एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का ही है। मतलब हम चाहें तो यहां पर कभी कभी अपने इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब रूट को ट्रांसफॉर्म करके एक नया इक्वेशन भी बना। तो ध्यान से देखना हम लोग यहां पे इस चीज को सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे px x की पावर n-1, तो एक रूट तो आपको 1 दिख ही रहा है कि नहीं, तो x-1, बाकी जो रूट है x-x1, x-x2 और इस तरीके से x-xn-1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो मैं लिख रहा हूं ये हम लोग का भाई पॉलिनोमियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ट्रू है, क्योंकि x1 से लेकर xn-1 इसके रूट है और 1 भी इसका रूट है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात ये बताओ कि जब मुझे इसका सम निकालना है तो देखो चीजों को किस तरह आप सोचते हैं इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहां पर इन सबका सम निकालना है तो आपके माइंड में आएगा कि ये सारी चीजें एक सिमेट्रिकल फॉर्म में आपको दी गई हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि भाई जितने भी रूट्स हैं उनको एक सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखा गया, एक सिमेट्रिकल चेंजेस करने के बाद लिखा गया और तब उनसे सम पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है बच्चों उसको मैं बताऊं। आपको करना क्या है, आपको मान लेना कि लेट y इक्वल टू 1/1 - x। अगर मान लो यहाँ पर 2/3 - x1 होता तो मैं y इक्वल टू 2/3 - x1। मतलब जो रूट में सिमेट्रिकल चेंजेस हैं उसको आप मान लोगे y। उसके बाद यहां से अगर हम लोग x1 की वैल्यू निकाले बच्चों तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y - 1/y हो जाएगा। ठीक है, y - 1/y बन जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि x1 जो भी निकाले y - y ये, अब x1 किसका रूट है, x1 उसका रूट है ना, तो p ऑफ x1 क्या होगा 0, यानी x1 की पावर n-1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब x1 जो भी आपने माना है उसको यहां पर पुट कर दो, यानी y - 1/y की पावर n-1 0। अब इसके बाद क्या करना है, आप एलसीएम लोगे, ठीक है, 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर आप ध्यान से देखो कि यहां पर y जो मिलेगा अब इसको एक्सपैंड कर दो। इसको एक्सपैंड करोगे तो इसके रूट क्या मिलेंगे, ध्यान से बताओ। जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो y की पावर n, ठीक है, फिर माइनस n y की पावर n-1 प्लस ये हो जाएगा nc2 y की पावर n-2 माइनस, और इस तरह से चलाएगा है ना, माइनस y की पावर n इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो ये जो इक्वेशंस हैं इनको सिंप्लीफाई करो तो ये आ जाएगा, तो माइनस n y की पावर n-1 प्लस nc2 की वैल्यू n इंटू n-1/2 होती है, y की पावर n-2, और इस तरह से जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, तो ध्यान से देखो हम लोगों ने y को क्या माना था, y को 1/1 - x1 माना था। तो क्लियर है कि y का जो भी इक्वेशन होगा बच्चों उसके रूट भी तो उसी फॉर्मेट में होंगे ना, है ना। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर
जो रूट होगा 1/1 माइनस x1, 1/1 माइनस x2 और इस तरीके से 1/1 माइनस x। अब आपके माइंड में जरूर आएगा कि सर 1 तो रूट रहा नहीं। हाँ, ध्यान रखना कि इसके रूट n माइनस 1 ही है, इसलिए इसके सारे रूट इस फॉर्मेट में। अब आपसे पूछा क्या गया, ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या आपसे पूछा गया सारे रूट का सम, तो क्या हम इसको देख के बता सकते हैं कि सारे रूट का सम क्या आएगा? तो 1/1 माइनस x1 प्लस 1/1 माइनस x2 प्लस 1/1 माइनस x3 और इसका सम ऑफ रूट क्या होगा बच्चों? क्लियर आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2 बाई n, यानी क्लियर है n माइनस 1/2। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि हम लोगों ने यहां पर चीजों को सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट किया। तो ये ध्यान रखना कि ये जो हम लोग का पार्ट था उसमें हम लोगों ने इक्वेशन को चेंज किया है और एक नया इक्वेशन फॉर्म किया है, जिसमें हम लोगों को क्या करना था, हम लोग को एक ऐसा इक्वेशन बनाना था जिसके रूट दिस फॉर्मेट में है। हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव यही। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको करना क्या होता है कि रूट्स में सिमेट्रिकल चेंजेस दिख रहे हैं, यानी सारे रूट में अगर सिमेट्रिकल चेंजेस दिख रहा है तो आप क्या करो, एक नया वेरिएबल मानो उस रूट के फॉर्म में, फिर उस रूट की वैल्यू निकालो। जैसे मैंने निकाला x1 की वैल्यू, और x1 जिस इक्वेशन का रूट है उसमें पुट करो और फिर इक्वेशन निकालो y का। तो इस y का जो रूट आएगा वो एक्चुअली इस फॉर्मेट में आ जाएगा और फिर आपको इसका सम पूछ रहा है या प्रोडक्ट पूछ रहा है, आप ये देख लो, आंसर निकालो डायरेक्ट, जो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चीज को कंप्लीट कर देंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशंस को कुछ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही, और आज जितनी भी चीजें हम लोग डिस्कस किया, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक में रियल रूट को पहचानना, कैसे निकालना है, कितनी होनी चाहिए, इसको जरूर घर पे रिवाइज करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें आपके लिए, खासकर जे एडवांस के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए स्ट्रेटजी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।